गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आपका फिर से ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय वनों का वर्गीकरण। पिछले वीडियो में हमने भारत के वनों संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में अध्ययन किया था, हमने वन रिपोर्ट 2019 को। लेकिन अब बात करते हैं भारतीय वनों का वर्गीकरण। यहाँ पर आपका बड़ा प्रश्न आने की संभावना होती है कि भारतीय वनों का वर्गीकरण। तो भारतीय वनों को अलग अलग भागों में, अलग अलग प्रकारों में क्या किया गया, इसको वर्गीकृत किया गया, विभाजित किया गया है। भारतीय वनों के वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं तो हुकर, थॉमसन, स्टाम्प, डटले, हुकर, थॉमसन, स्टाम्प, डटले आदि विद्वानों ने, आदि भारतीय भी हैं और कुछ विदेशी भी हैं, भारतीय और विदेशी विद्वानों ने हुकर, थॉमसन, स्टाम्प, डटले आदि ने वनों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया। उन्होंने वनों को वर्गीकृत किया, लेकिन सबसे अधिक व्यवस्थित वैज्ञानिक जो वर्गीकरण है वो किसका माना जाता है? SG चैंपियन। आप समझ लीजिए, भारतीय वनों को हुकर, थॉमसन, स्टाम्प, डटले आदि भारतीय और विदेशी विद्वानों ने क्या वर्गीकृत करने का प्रयास किया और वर्गीकृत किया, लेकिन सबसे सर्वमान्य, व्यवस्थित और वैज्ञानिक जो वर्गीकरण माना जाता है किसका माना जाता है? SG चैंपियन का। SG चैंपियन ने भारतीय वनों को क्या किया? वर्गीकृत किया। SG चैंपियन ने तापमान के आधार पर, किसके आधार पर? तापमान के आधार पर भारतीय वनों कितने भागों में बांटा? 4 भागों में। तापमान के आधार पर कितने भागों में बांटा? 4 भागों में वर्गीकृत किया। इसके बाद फिर उन्होंने आर्द्रता और वर्षा के आधार पर 15 फिर उसके और भागों में विभाजित किया गया, और ये 4 प्रधान 4 भागों में। इसके बाद उसके मुक्त उपभाग 15 किए और लगभग 167 उप विभाजन भी किया। किसने? स्टाम्प, डटले ने। इस प्रकार से SG चैंपियन ने 4 मुख्य और 15 के उप भागों में क्या किया? भारतीय वनों को क्या किया? विभाजित किया। किसने? SG चैंपियन ने। ये व्यवस्थित, वैज्ञानिक और सर्वमान्य वर्गीकरण माना जाता है। अब बात करते हैं भारतीय वनों का वर्गीकरण। ये नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी मैंने समझा दिया आपको। लेकिन बात करते हैं बड़े प्रश्न की, भारतीय वनों का वर्गीकरण। तो भारतीय वनों के वर्गीकरण में, भारतीय वनों को निम्न भागों में विभाजित किया गया है। एक तो है प्रशासनिक आधार पर वर्गीकरण। किसके आधार पर? प्रशासनिक आधार पर। दूसरा है स्वामित्व के आधार पर। थर्ड है वर्षा की मात्रा के आधार पर। चौथा है विदोहन के आधार पर। और नेक्स्ट है वृक्षों की पत्तियों के आधार पर, जो वृक्ष की पत्तियां होती है उसके आधार पर। और भी आगे मेरे की बोर्ड की जगह कम पड़ रही है। और कौन सा है? भौगोलिक आधार पर वृक्षों का वर्गीकरण। ये सबसे अच्छा है, हम बाद में पढ़ेंगे। भौगोलिक आधार पर वृक्षों का वर्गीकरण। किसके आधार पर? भौगोलिक आधार पर वृक्षों का वर्गीकरण। और एक है प्रादेशिक क्षेत्र के आधार पर वृक्षों का या वनों का वर्गीकरण। तो छूट जाते हैं हमारे कौन सा? भौगोलिक आधार पर वनों का वर्गीकरण। मैंने आपको इसके लिए इसकी PDF उपलब्ध करा दी। भौगोलिक आधार पर वनों का वर्गीकरण मैंने क्या था? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी वन। ये जो मैंने आपको PDF उपलब्ध करा दी, जिसमें दे रखा है, जिसमें भारत का मैप बना हुआ है, उसमें आपको समझा रखा है आपकी PDF में कौन सा? भौगोलिक आधार पर। अब हम बात करते हैं भारतीय वनों का वर्गीकरण। पहला हमारा प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण। प्रशासनिक आधार, प्रशासन का मतलब सरकार, शासन, प्रशासन है। उसके आधार पर भारतीय वनों को 3 भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। फर्स्ट है सुरक्षित वन, या इसको कह सकते हैं आरक्षित वन। सुरक्षित वन या आरक्षित वन। दूसरा है संरक्षित या रक्षित वन। तीसरा है अवर्गीकृत वन। तो पहली बात करते हैं सुरक्षित या आरक्षित वन। सुरक्षित या आरक्षित वन, इसमें क्या होता है? ऐसे वन क्षेत्र। सुरक्षित वन किसे कहते हैं? ऐसे वन क्षेत्र जहां पर क्या होता है? प्रवेश निषेध होता है। लिखा है यहाँ पर प्रवेश निषेध। ऐसे वन क्षेत्र, ऐसे जंगल जहां पर हम प्रवेश नहीं कर सकते हैं। कोई भी मानव उसमें बिना सरकार की परमिशन से उसमें प्रवेश नहीं कर सकता है, और सीधा सरकार के नियंत्रण में होता है। वो कहलाता है सुरक्षित या आरक्षित वन, रिजर्व वन। ये भारत के कितने भूमि पर? 55.09%। जो सुरक्षित वन है या आरक्षित वन है वो 55.09% भाग पर
फैले हुए, 55.09% भाग पर फैले हुए। इसमें प्रवेश निषिद्ध होता है। जैसे अब इसमें क्या है, राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, पार्क है, ऐसे तो वो किस में आते हैं, सुरक्षित या आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जो सीधे सरकार के अंडर में होते हैं और वहां पर प्रवेश निषेध होता है। दूसरा है संरक्षित या रक्षित वन। संरक्षित या रक्षित वन, ये संरक्षित या रक्षित वन किसे कहते हैं? ऐसे वन क्षेत्र जहां पर हम जंगलों में प्रवेश कर सकते हैं, सरकार की परमिशन से उसमें जंगलों में क्या कर सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं, और लकड़ी वगैरह, लकड़ी तोड़कर ला सकते हैं, उसमें पशु चारण भी कर सकते हैं, इसमें न लकड़ी ला सकते हैं न पशु कर सकते हैं, लेकिन इसमें लकड़ी ला सकते हैं, जो सूखी हुई लकड़ी है, जंगल में सूखी लकड़ी होती है उसको ला सकते हैं, और वहां पर क्या कर सकते हैं, पशु चारण भी कर सकते हैं, पशु को भी चरा सकते हैं। ये जो जनजाति क्षेत्र हैं, जहाँ जहाँ जनजाति के लोग रहते हैं उस जंगल में, वो उन जनजाति लोगों को लिए वहां से लकड़ी लाना, और जो आदिवासी लोग हैं, जनजाति लोग हैं, वो संरक्षित वनों पे क्या सकते हैं, लकड़ी ला सकते हैं, और वहां पर अपना कुछ निवास भी बना सकते हैं और पशुचारण भी कर सकते हैं। तो उसको कहते हैं संरक्षित या रक्षित वन। ये भारत में 28.27% भाग पर फैले हुए। कितने भाग पर? 28.27% भाग पर फैले हुए। लास्ट है अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन ऐसे वन जिन्हों को वर्गीकृत नहीं किया गया है, जैसे अपने गांव में आसपास में, अपने घरों के आसपास में, खेतों में वन होते हैं, ये किसमें होते हैं? अवर्गीकृत वनों के अंतर्गत। ये कितने? 16.64% भाग पर फैले हुए। 16.64% भाग पर फैले हुए कौन से? अवर्गीकृत वन। ये थे हमारे प्रशासनिक आधार पर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व का मतलब अधिकार। हम कहते हैं ये मेरा स्वामित्व है, ये मेरा अधिकार क्षेत्र में आता है, मेरे स्वामित्व में लेकर रहूंगा। ये किस बात है? स्वामित्व का मतलब अपना अधिकार। आप कहते हैं ना, मेरे को क्लास में बैठना अधिकार है, मैंने एडमिशन लिया है, मेरा ये क्या हो गया? स्वामित्व के आधार पर। ये पेन मेरा है, ये मेरा स्वामित्व है। तो स्वामित्व के आधार पर कहते ना, ये बुक्स मेरी है, ये पेन मेरा है। सर ये पेन किसका है? मेरा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरा का मतलब अपना स्वामित्व। तो स्वामित्व के आधार पर भारतीय वनों को अलग अलग भागों में विभाजित किया गया। तो स्वामित्व के आधार पर भारतीय वनों को 4 भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में? 4 भागों में। एक तो है राजकीय वन, दूसरा है सामुदायिक वन, थर्ड है निजी वन। सॉरी, स्वामित्व के आधार पर भारतीय वनों को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। राजकीय वन, सामुदायिक वन और निजी वन। राजकीय, सामुदायिक और निजी वन 3 भागों में विभाजित किया गया। अब राजकीय वन किसे कहते हैं? ऐसे वन, मैंने लिखा है केंद्र और राज्य। ऐसे वन क्षेत्र जो सीधे सीधे केंद्र और राज्य सरकार के नियंत्रण में होते हैं। किसकी? ऐसे वन क्षेत्र, ऐसे जंगल जो केंद्र या राज्य सरकार क्या करती है, उसकी देखरेख करती है, उसकी देखभाल करती है, सीधा सीधा केंद्र या राज्य सरकार के नियंत्रण में होते हैं, वो कहलाते हैं राजकीय वन कहलाते हैं। जहां पर उनका स्वामित्व, वहां पर उस जंगल में जो अभ्यारण्य है, वहां पर किसके? राज्य या केंद्र के स्वामित्व में होते हैं। उसकी देखरेख करना केंद्र या राज्य सरकार का अपना दायित्व होता है। वो कहलाते हैं केंद्र या राज्य सरकार के वन, वो कहलाते हैं राजकीय वन। राजकीय मतलब गवर्नमेंट के वन, राजकीय वन कहलाते हैं। ये कितने परसेंट भाग पर? 93.8% भाग। भारत के 93.8% भाग पर कौन से वन है? राजकीय वन है। दूसरा हमारा सामुदायिक वन। कौन से वन? सामुदायिक वन। सामुदायिक वन यहां मैंने लिखा है स्थानीय निकाय द्वारा, स्थानीय निकाय या स्थानीय प्रशासन के द्वारा। सामुदायिक वन किसे कहते हैं? ऐसे वन क्षेत्र। सामुदायिक वन किसे कहते हैं? ऐसे वन क्षेत्र जिसकी देखरेख करना, उन पेड़ों को लगाना, उनको कैसे इस्तेमाल करना, कैसे उपयोग करना, वो सब कौन करता है? स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय का मतलब नगर पालिका, नगर परिषद, ग्राम पंचायत, नगर निगम, म्युनिसिपालिटी बोर्ड, ये स्थानीय संस्था है, स्थानीय प्रशासन है हमारा, वो इसके अंतर्गत जो वन आते हैं वो कहलाते हैं सामुदायिक वन। समझा क्या? सामुदायिक वन किसे कहते हैं? जो स्थानीय प्रशासन के अंडर में होते हैं, उनके नियंत्रण में होते हैं, वो कहलाते हैं सामुदायिक वन कहलाते हैं। ये भारत के 4.9% भाग पर फैले हुए। कौन से वन? सामुदायिक वन। 4.9% भाग पर क्या हुए? फैले हुए। इसका मतलब स्थानीय का मतलब ग्राम पंचायत लगा दी, ग्राम पंचायत ने पेड़ लगाए, नगर पालिका लगाए, नगर परिषद लगाए, वो किसमें आते हैं? सामुदायिक वन के अंतर्गत आते हैं। लास्ट है निजी वन। निजी वन, निजी वन का मतलब मेरा खेत है, मेरे खेत के पास में एक पेड़ है, तो वो किसका हुआ? मेरा। मेरा घर का आंगन है, घर के आंगन में पेड़ है, तो आप दूसरों को दोगे क्या? मेरा। अपने खेत के पास में या अपने घर के पास में कोई पेड़ है, अपनी जमीन में, अपनी खुद की जमीन में, तो उस पर पेड़ आप दोगे दूसरों को? काटना दोगे? नहीं काटना। तो क्या बोलोगे? ये पेड़ किसका है? ये मेरा है। या आम का पेड़ किसका है? मेरा।
ये नीम का पेड़ किसका है? मेरा। ये कहलाता है कौन सा वन? निजी वन, जो आम जनता के वन है, आम जनता ने लगाए, तो वो कौन देते हैं? निजी वन। ये भारत के 1.3% भाग पर फैले हुए, कितने भाग पर? 1.3% भाग पर फैले हुए ये है निजी वन। कौन से कहलाते हैं? निजी वन कहलाते हैं। नेक्स्ट है वर्षा की मात्रा के आधार पर। कौन से आधार पर? वर्षा की मात्रा के आधार पर। वर्षा की मात्रा के आधार पर भारतीय वनों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। एक है सदाबहार वन। कौन से वन? सदाबहार वन। ऐसे वन क्षेत्र पूरे साल पर क्या रहते हैं? हरे भरे रहते हैं, वो कहलाते हैं सदाबहार वन। पूरे साल पर क्या रहते हैं? हरे भरे रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सदाबहार वन कहलाते हैं। ये वन क्षेत्र कहाँ होते हैं? जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में कौन से वन होते हैं? सदाबहार वन क्षेत्र होते हैं। ये हमेशा क्या रहते हैं? हरे भरे रहते हैं। सदाबहार वन क्षेत्र के अंतर्गत रबड़, महोगनी, सिनकोना आदि वृक्ष पाए जाते हैं। सदाबहार वन क्षेत्र के अंतर्गत रबड़ के वृक्ष है, महोगनी है, सिनकोना है, लार्ज है, आदि जो वृक्ष है किसमें आते हैं? सदाबहार वन क्षेत्र के अंदर। भारत में सदाबहार वन क्षेत्र कहाँ होता है? पूर्वी भारत में, असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, वहां पर सदाबहार वन क्षेत्र पाया जाता है। तो सदाबहार वन, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह वहां भी कौन सा वन है? सदाबहार वन क्षेत्र पाए जाते हैं। तो ये सदाबहार वन क्षेत्र जहाँ पर पूरे शहर पर हरे भरे रहते हैं, क्योंकि वर्षा क्या होती है? 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में। नेक्स्ट है मानसूनी वन। मानसूनी वन या पतझड़ वन। मानसूनी वन या हम कह सकते हैं पतझड़ वन। ऐसे वन, मानसूनी वन या पतझड़ वन, ऐसे वन ग्रीष्म काल में जिन पेड़ पौधों की पत्तियां, ग्रीष्म काल में जिन पेड़ पौधों की पत्तियां क्या होती है? जड़ जाती है, वो कहलाता है मानसूनी या पतझड़ वन कहलाते हैं। मानसूनी या पतझड़ वन कहलाते हैं। जब हमारे आसपास में क्या होता है? आम के पेड़ होते हैं, वो ग्रीष्मकाल बसंत ऋतु आई है हमारे, उस समय क्या होती है? पेड़ों की पत्तियां क्या होती है? सूखकर नीचे गिर जाती है। नीचे पेड़ों के नीचे क्या होता है? पत्तियों का ढेर लग जाता है, सूखी पत्तियों का, और नई पत्तियों का क्या होता है? अंकुरण होता है। ऐसी पत्ते के ऐसे वृक्ष क्या कहलाते हैं? मानसूनी वन या पतझड़ वन कहलाते हैं। ये वन कहाँ होते हैं? 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में। 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य जो वर्षा होती है वहां होते हैं मानसूनी वन। नेक्स्ट है, इसमें क्या होता है? आम, सागवान, नीम, महुआ, ये किसमें आते हैं? मानसूनी वन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है शुष्क वन। शुष्क वन कैसे वन? शुष्क, जो शुष्क क्षेत्र में पाए जाते हैं वो कहलाते हैं शुष्क वन कहलाते हैं। ये कहाँ पर? 50 से 100 सेंटीमीटर के मध्य, 50 से 100 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है, वो कहलाते हैं शुष्क वन कहलाते हैं। उस शुष्क वन क्षेत्र में क्या होता है? बबूल, खेजड़ा, नागफनी, बेर, जो कांटेदार वृक्ष होते हैं जिसमें कांटे लगे होते हैं, बबूल है, खेजड़ा है, नागफनी है, बेर है, खजूर है, ये किसमें आते हैं? शुष्क वन के अंतर्गत आते हैं। लास्ट है मरुस्थलीय वन। कौन से वन? मरुस्थलीय वन। मरुस्थलीय वन का मतलब होता है, मरुस्थलीय वन का मतलब मरुस्थलीय क्षेत्र, जहाँ 50 सेंटीमीटर से, मरुस्थलीय का मतलब जहाँ 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, वहां पर क्या होते हैं? मरुस्थलीय वन होते हैं। वहां पर क्या होती है? छोटी मोटी कंटीली झाड़ियां वगैरह होती है, वो किस आते हैं? मरुस्थलीय वन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये था वर्षा की मात्रा के आधार पर। मैं लिखा हुआ 200 सेंटीमीटर, 100 से 200, 50 से 100 और 50 से कम, ये किसमें? वर्षा की मात्रा के आधार पर। नेक्स्ट हमारा विदोहन के आधार पर। किसके आधार पर? विदोहन। विदोहन, विदोहन का मतलब उपयोग करने के आधार। विदोहन का मतलब उपयोग करने के आधार पर। विदोहन के आधार पर मतलब उपयोग करने के आधार पर भारतीय वनों को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। एक है व्यवसाय के लिए उपलब्ध वन, दूसरा है संभावित उपलब्धता के आधार पर, और थर्ड है विदोहन से दूर। विदोहन से दूर इसका मतलब है व्यवसाय के लिए उपलब्ध वन, ऐसे वन जो मानव की पहुंच के भीतर होते हैं। मानव की पहुंच के भीतर, जहाँ पर हम वन, जहाँ जंगल है वहां पर हम पहुंच सकते हैं और वहां से लकड़ी काट के ला सकते हैं मार्केट में। और इसके अंदर क्या हम, जैसे दिया सिलाई उद्योग, कागज उद्योग है, वो किसके आधार पर? दिया सिलाई उद्योग, कागज उद्योग किससे चलते हैं? पेड़ पौधों से वनों से चलती है। तो वहां पर लाके लकड़ी लाके काट के हम क्या कर सकते हैं? इसका निर्माण कर सकते हैं। ये क्या हो गए? मानव की पहुंच के भीतर होते हैं, वो कहते हैं व्यवसाय के लिए उपलब्ध वन। जैसे दिया सिलाई उद्योग, कागज उद्योग के लिए हमने उपलब्ध जो वन है। नेक्स्ट है संभावित उपलब्धता। संभावित उपलब्धता, ऐसे वन संभावित, संभावित का मतलब अभी नहीं है हमारे पास, वर्तमान नहीं है। संभावना का मतलब भविष्य, फ्यूचर है। संभावित का मतलब उपलब्ध, संभावित का मतलब फ्यूचर में, भविष्य में। अभी हम मानव की पहुंच से दूर है, अभी मानव की पहुंच से क्या है? दूर है, लेकिन आने वाले समय में हम इन पेड़ पौधों को क्या करेंगे? उपयोग में लेंगे। अभी तो इनका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन आने वाली संभावना है, संभावित वन हमारे पड़े हुए रिजर्व है, बाद में इसका भविष्य में क्या करेंगे? हम उपयोग करेंगे, वो कहते हैं संभावित उपलब्धता के आधार पर।
नेक्स्ट है विदोहन से दूर, ऐसे वन क्षेत्र जो विदोहन से हमारे जहाँ उपयोग क्षेत्र है वहां से बहुत दूर है, जो दुर्गम क्षेत्र है जहाँ पर हमारे पहुंचना कठिन क्षेत्र है, वो कहता है विदोहन से दूर, दुर्गम क्षेत्र में होते हैं। जैसे हिमालय पर्वत के ऊपर ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर है। इतने ऊंचे हिमालय पर्वत की इतनी ऊंचाई पर पेड़ है, उस पेड़ को काट के नीचे कैसे लाना वो संभव है हमारे बहुत दुर्गम क्षेत्र में है। अंडमान निकोबार से बहुत दूर पेड़ है, ऐसे पेड़ ये क्या होता है विदोहन से दूर पेड़ है, जो घने जंगलों में जहां से हमको लाना हमारे लिए क्या है एक दुर्लभ कठिन कार्य है, वो कहते हैं विदोहन से दूर वन। नेक्स्ट है वृक्षों की पत्तियों के आधार पर, वृक्षों की पत्तियों के आधार पर वनों का वर्गीकरण, वृक्षों की पत्तियों के आधार पर। वृक्षों की पत्तियां देखिए हम, वृक्षों की जो पत्तियां होती है पेड़ पौधे छोटी छोटी पत्ती होती है, बड़ी होती है, छोटी होती है, उसके आधार पर। तो फर्स्ट है वृक्षों की पत्तियों के आधार पर, पहला है कोणधारी वन, 3 है कोणधारी वन, चौड़ी पत्ती वाले वन और कंटीले वन। तो फर्स्ट है कोणधारी वन, ऐसे वन जो हिमालय पर्वत में जो ऊंचे पर्वत है वहां पर 1500 से 3600 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं, 1500 से 3600 मीटर ऊंचाई पर चौड़ी कोणधारी वन जो लंबे लंबे बहुत लंबी हाइट होती है ऐसे कोणधारी वन पाए जाते हैं। ये कहाँ होते हैं 1500 से 3600 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है चौड़ी पत्ती वाले वन, ऐसे वन जिन पेड़ पौधों की पत्ती कैसे होती है चौड़ी होती है, कैसे होती है चौड़ी। जैसे हमने देखा सागवान का पेड़, सागवान के पेड़ की पत्ती कैसे होती है चौड़ी होती है। प्लास का पेड़ होता है जो कहते हैं खागरा, उसकी पत्ती कैसे होती है चौड़ी होती है। ये किस बात है चौड़ी पत्ती वाले वन कहलाते हैं। नेक्स्ट है कंटीले वन, कंटीले वन, कंटीले वन का मतलब होता है ऐसे वन जिसमें कांटे लगे होते हैं, कंटीले वन होते हैं। उनकी पत्ती कैसे होती है जैसे बेर के पेड़ देखा आपने, बेर खाया आपने, तो बेर के पेड़ की जो पत्ती होती है कैसे होती है कटी फटी होती है, कंटीली होती है, कटी फटी होती है। ये किस बात है कंटीले वन क्षेत्र के अंतर्गत। जैसे बबूल का पेड़ है, बबूल के पेड़ में बिल्कुल बारीक बारीक छोटी छोटी पत्तियां होती है, ये किस बात है कंटीले वन क्षेत्र है, वो किस बात है कंटीले वन आते हैं वृक्षों की पत्तियों के आधार पर। इसमें पेड़ पौधे की पत्तियां क्या होती है कटी फटी होती है, बिल्कुल छोटी छोटी होती है और कटी फटी होती है, बीच में छेद वगैरह होते हैं, ऐसे वन किस बात है कंटीले वन के अंतर्गत आते हैं। ये था हमारा भारतीय वनों का वर्गीकरण। और भी बाकी हमारा भौगोलिक आधार पर, मुख्य इंपोर्टेंट हमारा भौगोलिक आधार पर वनों का वर्गीकरण हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसको। लेकिन ये हमारा प्रशासनिक आधार पर सुरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकरण, स्वामित्व के आधार पर राजकीय वन, सामुदायिक वन और निजी वन, 3 भागों में बांटा गया। वर्षा की मात्रा के आधार पर सदाबहार वन 200 सेंटीमीटर से अधिक, मानसूनी वन 100 से 200 सेंटीमीटर की मध्य वर्षा, शुष्क वन 50 से 100 सेंटीमीटर की मध्य वर्षा और मरुस्थलीय वन 50 सेंटीमीटर से कम। और यह विदोहन के उपलब्धता के आधार पर जहाँ पर मानव पहुंच सकता है, अभी वर्तमान व्यवसाय में उपयोग में ले रहे हैं, वो व्यवसाय की उपलब्धता के आधार संभावित भविष्य में उपयोग में लेंगे। और विदोहन से दूर बिल्कुल दुर्गम क्षेत्र में हम उपयोग में भी लेना हमारे लिए दुर्गम कार्य है। और वृक्षों की पत्तियों के आधार पर कोणधारी वन, चौड़ी पत्ती वाले वन, कंटीले वन, ये थे हमारे भारतीय वनों का वर्गीकरण। आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कर लीजिए और हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। राम राम, धन्यवाद, थैंक यू।